हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक 24 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे नर्वस होंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कैसे क्या तैयारी करें, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। देखो बच्चों, पहले तो आप ना एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए आपका सिलेबस क्या है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता उनका सिलेबस क्या है, उनके लिए क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं। कॉम्प्रिहेंसिस एंड पैसेज आएंगे तुम्हारे। एक आएगा होमोफोन्स, हाइमोफोन्स, ट्रांजिशंस ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। टेंस आएंगे, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस आएंगे, पंचुएशन ऑफ सेंटेंस आएंगे, पंचुएशन ऑफ शॉर्ट पैसेज विद पंचुएशंस मार्क्स आएंगे, लेटर राइटिंग आएगा, ईमेल राइटिंग आएगा और पैराग्राफ राइटिंग आने वाला है। ये सारे एक ऐसे टॉपिक है जो कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें सीक्वेंस में होती है। हर एक चीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है, उस हिसाब से ही यहाँ पे आपको ये सब चीज़ लिखनी होती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। पहले बात कर लेते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं और होमोनियम्स क्या होते हैं। देखो गाइज, होमोफोन्स और होमोनियम्स बहुत ही सिंपल है दोनों चीज़ें। होमोफोन्स देखो, होमो प्लस फोन्स, ये जो वर्ड है होमोफोन्स, ये बना हुआ है होमो प्लस फोन से मिलकर। होमो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम, और फोन का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन में। और इनकी अगर बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में 2 ही दे रखे हैं, बट तीसरा भी जान लीजिए, क्योंकि नहीं पता अगर आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन आ गया बाहर तो आप शायद में से काफ़ी बच्चे हैं जो कि इसे छोड़ देंगे। 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। एक तो होती है होमोफोन्स, एक होती है होमोग्राफ, एक होती है होमोनियम। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं होमोग्राफ के बारे में। होमो प्लस ग्राफ, 2 शब्द है इसके अंदर, होमो प्लस ग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि रिप्रेजेंटेशन में हम उसे देख सकते हैं अपनी आंखों से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या होते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ इज ए वर्ड that structure shares same writing from has an another but has a different meaning। अब मेरे को पक्का यकीन है आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, इसका क्या मतलब होता है। सिर्फ आप ना एक चीज़ याद रखिए, एग्जाम्पल आपको अच्छे से सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करवाने वाला है। देखो गाइस, अपने पास है एक सेंटेंस LEAD और LEAD। अब दोनों को ही अपन सेम लिख रहे हैं, LEAD, और सेकंड जो वर्ड है LEAD उसे भी यही सेम लिख रहे हैं। लेकिन एक तो है यहाँ पे लीड और एक है यहाँ पे लेड। ऐसे सेंटेंस जिनकी स्पेलिंग सेम हो, दिखने में बिल्कुल सेम दिख रहे हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका अलग हो, ऐसे जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ मतलब कि ग्राफ जैसी चीज़ होती है जिसे कि हम देख सकते हैं। ग्राफ देख के हम बता सकते हैं ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे वर्ड जिनको हम देख के डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में ही वो अलग होते हैं, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है, ऐसे जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोग्राफ। सेकंड जो वर्ड आते हैं वो आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या आता है, होमोफोन्स, फोन्स मतलब कि बातचीत की बातें हो रही है पे, तो होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब कि बोलना। ऐसे वर्ड जो कि बोलने में समान होते हैं, बोलते टाइम हमें ये नहीं पता चलता कि इनमें से कौन सा वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे करना है, कौन से वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है टू, टू और टू। लेकिन यहाँ पे टू कौन से वाले, TWO2, TO2 और TOO2। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बोलने में सारे सेम है, बट इनके डिफरेंस है। सारे सारे जो वर्ड हैं इनमें सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। अगर दोबारा एक एग्जाम्पल की बात करें तो सी और सी, SEE, सी मतलब होता है देखना, और SEA, सी मतलब होता है समुंदर। बोलने में दोनों ही वर्ड बिल्कुल ही सेम है, लेकिन बात करें इनके मीनिंग की तो दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं होमोनियम्स के बारे में। होमोनियम्स क्या होती है, साउंड एंड स्पेलिंग सेम बट द मीनिंग्स आर डिफर। इसमें क्या होगी, साउंड भी सेम होगी और स्पेलिंग जो होती है वो भी सेम होने वाली है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है, डिफरेंस होगा इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के अंदर, वो होता है इनके मीनिंग के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो SUIT, सूट, एंड SUIT, इसे भी हम सूट पढ़ेंगे और इसे भी हम सूट ही पढ़ेंगे, लेकिन
पहले वाले सूट का मतलब है जो कि लड़कियां पहनती है, सूट सलवार जो होती है कपड़े से मतलब है यहाँ पे। और सेकंड जो वर्ड है सूट, ये मतलब है किसी चीज़, बंदे को कोई भी चीज़ सूट करती है, उसे अच्छी मतलब उसका बॉडी इस चीज़ को फेवरेबल करती है या फिर नहीं करती है। सो फर्स्ट थिंग इज़ द सूट एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये चीज़ उस बंदे को सूट करती है नहीं करती है, तो ये वाला सूट है। हालांकि इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम है, बट इनकी जो मीनिंग है वो दोनों ही डिफरेंट है। सो ऐसे जो होमोनियम्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। अब आपके पास एक टर्म और आ जाती है, फिर वो होती है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी का मतलब क्या होता है? द फिनोमेना, ऐसा फिनोमेना वेयर ए सिंगल वर्ड, एक जो सिंगल वर्ड होता है इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग इज नोन एज पॉलीसेमी। मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसकी एक तो मीनिंग निकलती ही निकलती है, अगर वो एक से ज़्यादा मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड के साथ अगर मिल जाए तो वहाँ पे एज़ ए रिलेशन की तरह वहाँ पे वर्क करने लगता है। तो आपके पास ये 4 चीज़ें होने वाली है, होमोसेमी, होमोनियम्स, होमोग्राफ और होमोफोन्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ़ आपके सिलेबस में 2 दे रखी है, बट जो होमोग्राफ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके सवाल में आ जाता है ये क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सेंटेंस की, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? देखिए गाइज़, सेंटेंस जो होता है आपका कोई भी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 5 चीज़ें होती ही होती हैं। बिना इन 5 चीज़ों की कोई भी एक सेंटेंस जो होता है वो नहीं बनेगा। मान लीजिए अपन एक सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वी हैव कंसिडर्ड हर क्लेवर टिल नाउ। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। सो ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर नेसेसरी है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, वर्ब जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपन यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट जिसके लिए बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हर जैसे पास करते अच्छा है, बुरा है या फिर जैसा भी है वो चीज़, और एडवर्ब वहाँ पे प्रेजेंटेशन जो कि ऑब्जेक्ट से पहले लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक सेंटेंस है, वी हैव कंसिडर हर क्लेवर टिल नाउ। सो यहाँ पे जो वी है ये है सब्जेक्ट, हैव कंसिडर जो है ये है वर्ब, हर जो है ये है ऑब्जेक्ट जिसके लिए बोला जा रहा है, क्लेवर मतलब कि चतुराई, तो ये है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, और टिल नाउ जो है यहाँ पे है एडवर्ब। सो ऐसे सेंटेंस में हमको सिर्फ ये बताना होता है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे क्या जो चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे जो आने वाला है वो होता है यहाँ पे पंचुएशन। पंचुएशन काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेस्ट है, आप अगर इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं नंबर तो। देखो यार, मैंने ये सारे पंचुएशन को आपकी लिस्ट दे सकती है। पंचुएशन मतलब कि जैसे कि आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, सेमी कोलोन, कोलोन, डैश, हाइफन, इन सब का जो इस्तेमाल करते हैं उसी को ही अपन बोलते हैं पंचुएशन। ये आएगा किस तरह? आपके पास कोई भी एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज मतलब कि एक कंप्लीट पैराग्राफ दे दिया जाएगा लिखा हुआ, आपको सिर्फ वहाँ पे पंचुएशन लगा लगा के उस पैराग्राफ को लिखना होता है कि यहाँ पे ये पंचुएशन लगेगा, ये पंचुएशन नहीं लगेगा। तो जैसे कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोई चीज़ें अगर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हो, जैसे कि 2-3 बंदों का नाम बताया जा रहा हो तो वहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी और एक कंप्लीट उस सेंटेंस को पंचुएशन का यूज़ करते हुए लिखना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही होता है इसके अंदर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की। तो आपके पास लेटर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑफ़िशियल लेटर और एक होता है नॉन ऑफ़िशियल में लेटर, मतलब कि जिन्हें कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो आपके जो सिलेबस में आज तक फॉर्मल लेटर ही आया है और फॉर्मल लेटर ही आएगा। इनफॉर्मल लेटर की दूर-दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है कि इनफॉर्मल लेटर आएगा। लेकिन फॉर्मल लेटर होता क्या है? देखो, फॉर्मल लेटर वो वाला लेटर होता है जो कि अपन किसी फॉर्मल काम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल काम का मतलब ये है कोई ऑफ़िशियल काम है, किसी के पास भेजना है, किसी ऑफ़िस में भेजना है। तो जैसे कि 98% जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है, द एडिटर को एक
आपकी बैड कंडीशंस रोड जो है उनके बारे में लेटर लिखिए और उन्हें सूचित कीजिए कि आप भाई ये आप अखबार में छापें वगैरह-वगैरह, तो हमारी रोड ठीक हो जाए। तो इनको कितना भी लेटर हो, किसी भी तरह का ऑफ़िशियल लेटर हो, उनको सबको लिखने का एक ही पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है, जैसे आपको यही फ़ॉलो करना है। अगर आपने ये पैटर्न के इसी के अकॉर्डिंग भी लिख दिया ना, तो भी अगर मान लीजिए आपका जो लेटर है वो 7 नंबर का हुआ, तो अगर आपने इस तरह से लिख भी दिया ना, तो भी आपको यहाँ पे 3 से 4 नंबर आराम से मिल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन लिखना कैसे है? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि एड्रेस का नाम, जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली के कोई सेक्टर नंबर 9 में अगर वो ऑफ़िस है जहाँ पे अपन को ये लेटर भेजना है, तो अपन पहले वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं B16 सेक्टर नंबर 9 नोएडा के अंदर कोई ऑफ़िस है, वहाँ पे अपन कोई लेटर भेज रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे उस एड्रेस को जहाँ पे अपन भेजना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे डेट, जिस तारीख को आप लिख रहे हो लेटर, वो डेट लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर वहाँ पे लिखेंगे द एडिटर, जो भी आपका एडिटर लिख रहे हो, तो एडिटर को किसी और चीज़ को लिख रहे हो तो किसी और चीज़ को, किस में वो काम करता है उस चीज़ का नाम लिखेंगे। जैसे अभी एग्जांपल कि हम एडिटर को लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, द एडिटर लिख के नीचे जो लिखेंगे उसकी फर्म का नेम, फर्म जो है उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया है, और कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो वो जगह का नाम लिखेंगे। मतलब कि दिल्ली में लोकेटेड है तो दिल्ली का यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट किस बारे में लिख लो। जैसे कि अपन यहाँ पे जो लेटर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड के बारे में, तो सब्जेक्ट के सामने अपन लिख देंगे बैड कंडीशंस ऑफ रोड। सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो 5 या 4 वर्ड का ही होना, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट वहाँ पे मत लिखना। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है डियर सर, डियर मैम, आप जिसको भी लिख रहे हो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना। डियर सर हो तो सर, अगर मैम हो तो मैम। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ लेटर लिखना है। बॉडी ऑफ लेटर मतलब कि आपकी जो भी परेशानी है वो सारी चीज़ें इसमें आपके अकॉर्डिंग लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में जब भी आपको पैसेज ख़त्म करो तो एक लाइन छोड़ के वहाँ पे लिखना है थैंक यू, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के वहाँ पे लिखना है यू आर फेथफुली। फेथफुली की स्पेलिंग देख लेना, काफ़ी बच्चे फेथफुली की स्पेलिंग भी गलत कराते हैं, तो फेथफुली की स्पेलिंग एक बार अच्छे से याद कर लेना। यू आर फेथफुली लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप लिख के आते हो तो आपके लेटर का एक भी नंबर यहाँ पे मिस नहीं होने वाला है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ईमेल की। ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं? सो ईमेल राइटिंग ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ईमेल राइटिंग बिल्कुल सही लिख के आएंगे वहाँ पे, लेकिन गलती क्या करते हैं वो, इसको बॉक्स के अंदर नहीं लिख के आते। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ईमेल बिल्कुल सही लिखा है, बेस्ट राइटिंग में लिखा है, बेस्ट हर एक चीज़ आपने ग्रामर का यूज़ करते हुए भी लिखा है, लेकिन अगर आपने उस ईमेल को बॉक्स के अंदर बंद नहीं किया, तो आपके 1 से 2 नंबर एग्ज़ामिनर काट लेगा, क्योंकि ये सिर्फ देखा जाता है। एग्ज़ामिनर को कोई मतलब नहीं है अपने अंदर क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो सिर्फ आपकी, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, संरचना को देखता है कि आपने किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ यही देखता है। सो ईमेल लिखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लाइन है वो सिर्फ नॉर्मली आपको लिखना है उसी सीक्वेंस के अंदर, और आप एक बेहतरीन ईमेल लिख सकेंगे जिसमें कि आपका एक भी नंबर वहाँ पे कट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है वहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब वो वाली ईमेल आईडी वहाँ पे डालनी है जो भेज रहा है, मतलब कि अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आपको खुद की ईमेल लिखनी है फ्रॉम के सामने। टू मतलब कि जिसको भेज रहे हैं आप ईमेल, लाइक एज आप किसी अपने फ्रेंड को ईमेल भेज रहे हैं जिसका नाम सुरेश और उसकी ईमेल आईडी suresh@gmail.com है, तो आपको टू के सामने suresh@gmail.com लिखना पड़ेगा, या फिर आप जिसको भी भेज रहे हैं उसकी ईमेल लिखनी पड़ेगी। सीसी का मतलब यहाँ पे होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि आपको एक ही मेल एक से ज़्यादा बंदों को भेजना है, जैसे 5-10 बंदों को भेजना है, तो आप कार्बन कॉपी में उन सभी के मेल आईडी डाल सकते हैं और उन्हीं को भी एक साथ वो मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। बीसीसी का मतलब यहाँ पे होता है, अगर आपको किसी मैसेज या फिर आपको जो भी मेल है उसको बल्क में किसी के पास भेजना हो, मतलब कि 100-200 लोगों के पास एक साथ अगर आपको भेजना है, तो आप उसमें उन सब की मेल डाल सकते हैं और वापस सबको एक साथ सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही 4 से 5 वर्ड के अंदर लिखना है। सब्जेक्ट आपको एक ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि आपके जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करे। एक बात और बता दूँ, आपने जितनी भी ये लाइन लिखी फ्रॉम टू सीसी
बीसीसी सब्जेक्ट, इनके बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको, इसमें कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। ये सारे के सारे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर यहाँ पे लिखना है सर या मैम, जो भी आप जिसको भी मेल लिख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ लेट आपके जो मेल है वो लिखना है। बॉडी ऑफ मेल लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू जस्ट सिट। आपका मेल यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके नंबर यहाँ पे कट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अपने पास आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास एक अच्छा खासा पैराग्राफ आएगा, उसको अच्छे से रीड करना है, पैराग्राफ में से ही आंसर उठाने हैं और पैराग्राफ के आंसर को वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देना है। पैराग्राफ राइटिंग करते समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, आप जब भी पैराग्राफ राइटिंग के जो आंसर लिखते हैं उनको एज इट इज़ मत लिखना, जैसे कि उसमें दे रखे हैं वैसे ही मत लिखना। लाइक एज कोई भी अगर आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है इज से, तो वह इसको आंसर को ये नहीं कि आपने इज से उठाया और स्टार्ट कर दिया लिखना। थोड़ा उसमें अपने कॉमन सेंस लगा के द, एडवर्ब, वर्ब जो भी है उसमें थोड़ा यूज़ करना, ताकि एक जो आंसर होता है वो एक जेन्युइन आंसर लगे और एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि बच्चे ने डायरेक्ट वहाँ से एक लाइन उठाई है और लाइन उठा के यहाँ पे कॉपी पर कट पेस्ट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ जो वर्ड हैं वो आपको चेंज कर लेने हैं वहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने थोड़ा अपना दिमाग का भी यूज़ किया है और फिर आंसर किया है। कोई भी लाइन डायरेक्ट मत उठाना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट ऐसे करना कि जैसे कोई भी आपको लगता है कि भाई ये लाइन उसका आंसर हो सकती है, तो उसमें थोड़ा खुद की तरफ से भी चेंजमेंट लेके आना एंड देन आप वो आंसर को राइट करना, तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर कट नहीं होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। और आपको जो मेन चीज़ है, जिन काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये आ रही होगी सर ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कितने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही नॉर्मल आएंगे जिन्हें कि आप नॉर्मली कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं आने वाला है। मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप एक बार उन क्वेश्चन को चेकआउट कर लेना। सो इसी लेवल के आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रांसलेट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ही अच्छा जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और आपकी कल ही मैं बॉटनी की भी वीडियो डाल दूंगा, जिन बच्चों का बायो से है और बॉटनी का उनका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो बच्चे मैथ से हैं उनके लिए यार मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ आपके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर के जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन पेपर हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एक ब्रीफ गाइड हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरह से करने हैं और किस तरह का लेवल आता है क्वेश्चन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन की वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।